So, hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में we are going to talk about economic value added and market value added. See, economic value added and market value added में इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन है तो स्टडी मैट और पीएम में मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक बार हम पहले नोट डाउन कर देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो 9 क्वेश्चन थे स्टडी मैट में एंड 4 क्वेश्चन है, 4 to 5 क्वेश्चन है अबाउट इन प्रैक्टिस एनुअल में. सॉरी, प्रैक्टिस एनुअल 9 है, स्टडी मैट में जो भी है 13-14 क्वेश्चन है. ठीक है, हमको वो करने के. सो अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड समझते हैं. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो इंट्रोडक्शन. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ ट्रेडमार्क ऑफ स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी. एक मेजर कंसल्टिंग फर्म थी स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी. इन्होंने कैलकुलेट करा होगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड उन्होंने फिर जो है इसका ट्रेडमार्क करवा लिया. अब इट्स अ फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट मीन्स वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर. तो क्या लिखा हुआ है? इट्स अ फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट. ये फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट है मीन्स वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर. अब इन्वेस्टर शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, डिवेंचर होल्डर भी हो सकते हैं. सिंपल सी बात है. क्या बोल रहे हैं? वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर. ये फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट है. ये जो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न है ना, उससे ज़्यादा उसका जो एक्सेस, वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, ये होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट. इट्स अ प्रॉफिट अर्न बाय फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फर्म. प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है उसमें से कॉस्ट जो फर्म को लग रही है फाइनेंस लेने में. ठीक है, तो फाइनेंस लेने में जो उसको कॉस्ट लग रही है और टोटल प्रॉफिट फर्म में से हम माइनस करते हैं फाइनेंस जो फर्म ले रही है, तो जो वो कॉस्ट माइनस करते हैं तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है. वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन रिटर्न ऑन फर्म्स इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड. तो वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन रिटर्न ऑन फर्म्स इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो 3-4 तरीके हैं बोलने के कि क्या बोल दिया अपन ने. ये तो ट्रेडमार्क है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर. ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर जो भी है इसके ऊपर. ठीक है, प्रॉफिट क्रिएटेड बाय फर्म माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फर्म, रिटर्न ऑन फर्म ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये सब जो है ये हमारा जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट है. फॉर्मूला में क्या बोल रहे हैं? नो पैड माइनस कैपिटल चार्ज और नो पैड माइनस कैपिटल चार्ज और इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में चले, थोड़ा सा फैंसी चले, तो नो पैड माइनस कैपिटल चार्ज और चले थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉफिट. अभी नॉर्मल थोड़ा सा लेमैन में जाते हैं. इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल चार्ज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड करके रखा है उसकी कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट में से हमने माइनस किया. या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर. ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर जो हमने बात करी थी. ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर जैसे शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर दोनों आ रहे हैं और उसमें से इकोनॉमिक प्रॉफिट में से माइनस करना. अब क्या होता है कि ये जो मैंने बोल दिया इकोनॉमिक प्रॉफिट में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये टर्म है, ये हमको पता है, हमने पहले भी कैलकुलेट करा है. पर इकोनॉमिक प्रॉफिट समझ में नहीं आता कि यार इकोनॉमिक प्रॉफिट है क्या. तो ऐसे केस में बेटर है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैड बेस्ट है. ठीक है, वो अपन लेते हैं नो पैड माइनस कैपिटल चार्ज. फॉर्मूला हो गया. अब या तो नो पैड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल सी बात है ना. नो पैड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सबके अलग अलग डिफरेंट नाम ही तो है. ठीक है, और एक चीज़ और, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE माइनस WACC. देखो ये भी सही है, ROCE माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी कॉस्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड है इन मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आंसर वोंट कम प्रिसाइज ड्यू टू कैलकुलेटर डेसिमल्स वैल्यूएशन. ड्यू टू कैलकुलेटर डेसिमल वेरिएशन आ सकता है. ठीक है, कैलकुलेटर में तो सारी डेसिमल लेके चलते हैं, क्योंकि हाँ समझो ना, इधर आप क्या करोगे, ROCE एक परसेंटेज है, WACC एक परसेंटेज है, बाकायदा वो परसेंटेज में अपन तो कैलकुलेटर पे टाइप कर देंगे और जो फिर डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा. और 2 डेसिमल लेते हैं इंस्टीट्यूट, 2 या 3 डेसिमल, तो ऐसे केस में जो है आंसर ऐसा प्रिसाइज नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर आप डेसिमल पहले आप डेसिमल कैलकुलेट करोगे ना, तो इस कारण से सिंप्लीफिकेशन ये है, बेटर है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है तुम्हारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये तो और सही तरीका है.
ये मतलब कि सबसे ईजी तरीका है। कैपिटल एम्प्लॉयड है, ROCE निकालो, नोपैट, WACC निकालो, COCE। अब बात यह है कि ROCE क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। नोपैट इज अ पूल ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम कंपनी ऑपरेशंस, तो डिराइव फ्रॉम कंपनी ऑपरेशन अवेलेबल to provide a return who provide capital to a firm. So it's a pool of profit derived from company operation available to provide a return who provide capital to firm. तो उन्हें रिटर्न प्रोवाइड करना जिसने आपको कैपिटल प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कैपिटल में डेप्ट प्लस इक्विटी, इक्विटी इंक्लूड रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल या तो आप ऐसे निकाल लो, और असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके, करंट लायबिलिटी माइनस करके ये भी निकल सकता है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी माइनस करके मतलब समझ रहे हो, असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करना मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो भी है, जो भी फाइनेंस वाली लेके रखी हमने, तो वो भी आएगा, क्योंकि डेप्ट बोल के रखा है, डिबेंचर नहीं बोल के रखा है, डेप्ट बोल के रखा है। इधर भी शायद तक जो है डिबेंचर होल्डर लिखा है, तो ये ठीक है, डिबेंचर होल्डर है, डेप्ट से एसोसिएट कर लिया, तो ये डेप्ट प्लस इक्विटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक नॉर्मल कंसेप्ट है, CAPM मॉडल हमारा नॉर्मल कंसेप्ट है, निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना, कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। क्या है, ज़्यादा तो इतना खास है नहीं, और अपन आगे पढ़ भी लेंगे, देखो आगे दे के भी रखा है, ठीक है। अब नोपैट क्या है, पूल ऑफ प्रॉफिट है, डिराइव फ्रॉम कंपनी ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, टैक्स के बाद का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। और डेप्ट प्लस इक्विटी ये अपन ने देखा, और असेट में से डेप्रिसिएशन या करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CAPM मॉडल, ये सब नॉर्मल कंसेप्ट है। चलो बीटा की बात करते हैं। बीटा, इन क्वेश्चन व्हेन मोर देन वन बीटा गिवन देन चूज हाईएस्ट बीटा, ठीक है। समझते पहले बीटा को तो समझे, फिर हम ऊपर का भी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, होगा कि ये क्वेश्चन में आया होगा इसलिए लिखा होगा ऊपर। बीटा, ग्रेटर द वॉलेटिलिटी रिस्कियर द शेयर हायर द बीटा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा, रिस्कियर द शेयर हायर द बीटा। तो बीटा क्या होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, फर्म की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट के प्रपोर्शन में, मार्केट 1 से हिलता है तो फर्म 2 से हिलती है, तो ऐसे केस में बीटा जो है ये वॉलेटिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ग्रेटर द वॉलेटिलिटी रिस्कियर द शेयर एंड हायर द बीटा, मार्केट बीटा तो हमेशा 1 ही देगा ना, ठीक है। अनगियर्ड बीटा और गियर्ड बीटा ये समझना जरूरी है। अनगियर्ड बीटा मतलब कि इंडस्ट्री बीटा डिवाइड बाय 1 + 1 - t इंडस्ट्री डेप्ट इक्विटी रेशियो, और एक होता है गियर्ड बीटा। गियर्ड बीटा क्या होता है, आपने पहले अनगियर्ड निकाला, अनगियर्ड बीटा डिवाइड बाय 1 + 1 - t डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो अनगियर्ड बीटा और गियर्ड बीटा, अनगियर्ड बीटा इंडस्ट्री का बीटा, इंडस्ट्री बीटा बोल दो अनगियर्ड बीटा। गियर्ड बीटा वो अनगियर्ड बीटा में 1 + 1 - t डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो 1 + 1 - t इंडस्ट्री और 1 + 1 - t डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो ऐसा चलता है, ठीक है। तो हमको समझना पड़ेगा अनगियर्ड बीटा और गियर्ड बीटा का कंसेप्ट, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, और सम गुड एग्जांपल्स थे ये 3, ये तो फिर मार्केट वैल्यू एडेड आ गया, पहले हम ये देख लेते हैं। सम गुड एग्जांपल्स क्या है, ROCE - WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आप बोलते हो ना, तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट साइड से भी होता है, लायबिलिटी साइड से भी होता है वैल्यूएशन, हमने देखा। तो ROCE - WACC, ROCE का मतलब क्या होता है, नोपैट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा ना, ये नोपैट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नोपैट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमारा होता है ROCE। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है हमारा ROCE। तो 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमको, सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर हमको कैलकुलेट करना है ROCE, थर्ड हमको कैलकुलेट करना है WACC, बाकी के कंसेप्ट तो हम देख लेंगे, ओके। नोपैट का मतलब क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप इंटरेस्ट भी माइनस करते हो, टैक्स भी माइनस करते हो, फिर इंटरेस्ट आप ऐड करो, क्योंकि जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर होल्डर्स भी आते हैं, ठीक है, और डेप्ट वाले भी आते हैं। जैसे सब डेप्ट वाले भी आ रहे हैं, तो अब जो डिनोमिनेटर में अगर डेप्ट पोर्शन भी आ रहा है, तो न्यूमरेटर में भी इंटरेस्ट पोर्शन आएगा पैरिटी बिठाने के लिए। तो इंटरेस्ट पैड प्लस इंटरेस्ट 1 - t, ठीक है। और
अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैड में इंटरेस्ट ऐड कर दिया, क्योंकि ये इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा। अब जब इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा तो हम ये बोलेंगे कि यार नीचे तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्यों माइनस करो, इंटरेस्ट वापस ऐड करो, आफ्टर टैक्स है, तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स हमने ऐड करा। अब ये समझो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड क्यों किए। देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पैड निकालते समय माइनस करे होंगे ना, पर हमको समझना पड़ेगा कि हम तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं, तो ऊपर भी तो ऑपरेटिंग रखो, तो आपने नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दिए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दिए। भाई जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल रहा है तो ऑपरेटिंग माइनस करो ना, आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और आप पैड दिखा रहे हो। ठीक है, कायदे से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहे हो ना एज अ पैड, तो भैया ऐड करो, वो एक्सपेंडिचर क्यों माइनस कर रहे हो। ठीक है, ये ऑपरेटिंग वाले की, हम तो ऑपरेटिंग वाले ही सीन लेंगे, तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो माइनस करके रखा है तुमने, चलो ऐड करो। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम तुमने ऐड करके रखी थी, माइनस करो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करके रख दिया, पैड बढ़ा दिया। ठीक है, तो पैड बढ़ा दिया, तो भैया ये पैड तो गलत है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड क्यों कर रहा है तुमने, हमको तो ऑपरेटिंग चाहिए, सबका इफेक्ट हटाओ। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो तुमने ऐड करके रखी थी उसको माइनस कर दो, जो एक्सपेंडिचर तुमने माइनस करके रखे थे और पैड तुमने कम दिखा दिया, क्योंकि कोई से खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग है वो तुम माइनस करके पैड को कम कर रहे हो, उसको ऐड करो। ठीक है, वो ऐड करो। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए 1 - T और इनकम भी 1 - T होगा। ठीक है, तो 3 स्टेप है, नो पैड, WACC और, ठीक है, नो पैड निकालो, WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सी बात है, अगर आपने, सही है ना, तो अगर आपने नो पैड निकाला, हम इस स्टेप पे ही चलते ना, नो पैड निकाला, सेकेंड है WACC, ठीक है, थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो नो पैड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ ही जाएगा ना हमारा ROCE, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं और इसको लेकर चलते हैं, कंसेप्ट इसके कनेक्ट करते हुए हम सब चलते हैं। ओके, सो LH लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑन 31/3/2017, जहाँ पे लाइबिलिटीज और एसेट देख। सो द इलस्ट्रेशन नंबर 1, LH लिमिटेड प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। तो LH लिमिटेड आपको प्रोवाइड करता है फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। सबसे पहले लाइबिलिटीज और एसेट। तो लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, सन्डी क्रेडिटर और ये फिक्स एसेट और करंट एसेट ऐसे दे के रखा है। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके रखी है, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे के रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे के रखा है, 1 सेकेंड, ओके, हाँ, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे के रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT दे दिया, इंटरेस्ट पे करा है 13.48 लाख और टैक्स रेट है 40%, रिस्क फ्री रेट है 11.32, मार्केट रेट है 12%, तो मार्केट रेट 12% है, बीटा 1.62 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.42 है, कॉस्ट ऑफ डेट 5.6% है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EVA। देखो यार, बहुत सारा डेटा जब दे के रखते हैं ना, तो सबसे पहले तो कन्फ्यूजन आ जाता है कि यार इतना सब तो पढ़ लिया आपने, अब इतना सब पढ़ लिया है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले ऐसे केस में ना आपको दिमाग में बस एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि भैया EVA है ना 3 स्टेप है, जो 3 स्टेप इधर हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, फिर एडिशनल कुछ आता रहेगा तब आता रहेगा, पर स्टार्ट तो इस तरीके से ही होगा, नो पैड, WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो, तो हमारा नो पैड है, ठीक है, हमको हमारा नो पैड देखना है, फिर WACC देखना है और कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है। ठीक है, तो हमको EVA निकालने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। नो पैड में हमने पढ़ा, नो पैड में हमने क्या पढ़ा कि यार ये जो पैड होता है ना, पैड में ना इंटरेस्ट प्लस कर दो, इंटरेस्ट 1 - T प्लस कर दो, प्लस जो आपने एक्सपेंडिचर फालतू माइनस करके रखे थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो उसको ऐड बैक करो। ठीक है, ये जो माइनस करके रखे थे उसको ऐड बैक करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स इफेक्ट देखना है, और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1 - T। अब इधर पैड कैसे निकाले, ये तो PBIT देख रखा है, अरे चलो ठीक है ना, PBIT देख रखा है तो पैड निकाल लो, तो देखते हैं। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो PBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करते हैं, 2202.84 माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट 13.48 माइनस करेंगे टैक्स जो हमारा 40%।
तो ठीक है, कैलकुलेट करें हम। तो नो पैट, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो, पैट आ जाएगा। पहले ये देख लेते हैं कि यार ये डेसिमल कितना ले रहे हैं, उस हिसाब से हमको चलना है। ओके, ये 2 डेसिमल ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 डेसिमल ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो पैट कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। तो 1313.62 आ रहा है। अब इंटरेस्ट ऐड करो 1 माइनस टी, तो इंटरेस्ट ऐड करो 13.48, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी इंटू 60% 8.09, तो प्लस करो 8.09 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। कुछ ऐसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसा बोल के रखा गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट, 1313.62 प्लस 8.09, कायदे से यही आना चाहिए हमारा नो पैट 1321.71। देख लेते, 1321.71 आया, ये हमारा नो पैट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक तो ये भी तरीका है कि यार आप ईवीए के भी फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो 3 चीज़ तो है ही, तो ईवीए का फॉर्मूला लिख लो। तो ईवीए के फॉर्मूले में अपन ने 3-4 तरीके से फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। बट एक जो फॉर्मूला है जो सही है, जो ROCE माइनस WACC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एक तो आप ये लिख लेना, ठीक है, एक ये लिख लेना। और कभी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेना। ये 2 चीज़ आप लिख लेना और कुछ भी नहीं, ठीक है। हमने नो पैट कैलकुलेट करा, नो पैट आया हमारा 1321.71, ठीक है, 1321.71 आया। दूसरा हमको कैलकुलेट क्या करना है, WACC कैलकुलेट करना है। चलो WACC कैलकुलेट करते हैं। तो WACC में हम क्या करते हैं, KD इंटू डी, KE इंटू ई, KP इंटू पी, ये सब करते हैं हम, ठीक है, WACC के लिए। तो WACC कैसे कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो ये जो CAPM मॉडल से, ये तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, CAPM से तो रिटर्न आता है, ठीक है। तो CAPM से तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी रिटर्न आता है इधर, तो CAPM से इधर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेबिट का दोनों ऐड कर दे क्या, ये ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा 12.42 प्लस 5.6। ब्रो नहीं, गलत हो जाएगा, वेट दो भैया, ठीक है। WACC में वेट देना पड़ता है। वेट कैसे देंगे, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो हमारा, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ये जो है 2295.08 प्लस 144.44, ये हो गया 2439.52 हो गया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में डिवाइड इक्वल टू, ठीक है। अब जो है हमको करना क्या है, 2295.08 परसेंटेज पता करना है। वेट 0.9407 आ रहा है, चेक कर लेते हैं इतना ही आ रहा है क्या। ओके, इन्होंने परसेंटेज से नहीं कैलकुलेट किया, पर ठीक है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो या तो देखो, तो 0.9107 है, ठीक है हमारा, तो 0.9407 है इनटू हमारा KD कितना है, वो KD है हमारा 12.42। देख लेते कितना परसेंट आ रहा है, 11.684 आ रहा है, 69 कर लेते क्योंकि वही है, डेसिमल वाले इम्पैक्ट आ गया होगा। चलो, और 144 डिवाइड बाई 2439.52 कर लिया। तो इस तरीके से जो है 144.44 डिवाइड बाई 2439.52 जो भी आया वेट, ये अब इस तरीके से जब वेट निकालना हो ना, तो 1 माइनस कर देना, जो इसका वेट आया उसमें से 1 माइनस कर देना, इसका अगले का वेट आ जाएगा 5.6 करा, ये 3.315 आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है 0.33% किस तरीके से आया, 144.44 डिवाइड बाई 2439.52, और ये है 5.6 से मल्टीप्लाई किया तो 0.33% आया, तो 0.33% लिया। इस तरीके से हमारा WACC आ गया। चलो, हमारा WACC भी आ गया, हमारा नो पैट आ गया, हमारा WACC आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, सिंपल सी बात है, हमको अब निकालना है हमारा ROCE तो दिख रहा है 12 माइनस 11.32 इंटू 1.62 प्लस 11.32, तो 12.42, तो 12.42 आ गया, ठीक है। तो 12.42 हमारा क्या हुआ, 12.42 हमारा हुआ ये 12.42 रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12.42 माइनस WACC कितना है, 12.02 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 2439.52 तो 975.808। अब देखो ये हो गई गड़बड़, ये जो कैलकुलेशन करा 975.808, समझो अभी तक गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई है, 975.808, तो इधर हमको समझना पड़ेगा कि 12.02 तो हमारा भी आंसर आ गया था, ठीक है। और रही बातें, तो हमें जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना था,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2439.52, 2439.52, ठीक है। तो 2.39.52 है जो हमने इसमें बाकायदा WACC कैलकुलेशन करा। पर अब जब नो पैट है, तुमने नो पैट निकाल के रखा था, ठीक है। जब नो पैट तुमने वैल्यूज़ में ही निकाल के रखा था, जिसमें पैट में से तुमने इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, ठीक है, और फिर आपने बाकायदा जो है ये जब ये नो पैट वैल्यूज़ में निकाल के रखा है तो क्यों परसेंटेज में गए? तो सबसे पहले अगर नो पैट वैल्यूज से निकलता है, ठीक है, नो पैट अगर वैल्यूज से निकलता है तो सबसे पहले हम वैल्यूज से ही निकालेंगे एंड देन फिर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो हम हमारे नोट्स में अपडेट करते हैं कि नो पैट हम जब वैल्यूज से निकालेंगे तो वैल्यू से नहीं निकलेगा, तो उस केस में आंसर क्वेश्चन हम क्या फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कॉस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है सबसे पहले नोट्स को अपडेट करते हैं। इधर अपडेट करते हुए लिख लिया है कि नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को प्राइमरीली प्रेफरेंस देना है। साथ ही साथ नो पैट अगर डिराइव कर रहे हैं थ्रू फिगर्स दैट डोंट गो टू परसेंटेज, हमें परसेंटेज पे नहीं जाना है। और साथ ही साथ जो पुराने हमारे फॉर्मूलेस थे, ठीक है, जो भी हम उसको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी काट दीजिए, क्योंकि वो हमको यूज़ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, एक समझने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमको देखना है। बाकी इंट्रोडक्शन में जो भी थे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। बट ये नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर हम फिगर्स से डिराइव करते हैं तो हम परसेंटेज में नहीं जाएंगे, राइट। पर अगर परसेंटेज में दे के रखा है, जब ROCE देखो सिंपल सी बात है, ROCE उधर भी परसेंटेज से निकला था, ठीक है। इफ़ यू डिराइव थ्रू फिगर्स देन डोंट गो टू परसेंटेज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, और उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। सो क्या है इसमें कि नो पैट इफ़ वी डिराइव थ्रू फिगर्स, अगर नो पैट हम फिगर से डिराइव कर रहे हैं देन डोंट गो टू परसेंटेज। इफ़ वी कैलकुलेट नो पैट देन डोंट गो टू ROCE मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझ में आया। और हमारा प्राइमरीली जो है, तो अपन ये सब बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ये हम तभी यूज़ करेंगे जब हम नो पैट ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझते, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कैपिटल स्ट्रक्चर दे के रखा है, बाकायदा कैपिटल स्ट्रक्चर दे के रखा है, जिसमें डिबेंचर के साथ लोन भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L ने पैड शो कर दिया है, ठीक है। तो पैड शो करके रखा है एंड आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड 20%, कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट, ट्रेजरी बॉन्ड, तो ठीक है। तो इसमें कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L में पैड शो करके रखा है 100 एंड आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड 20%, कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट, ट्रेजरी बॉन्ड कैरी 6.5% इंटरेस्ट, बीटा फैक्टर देकर रखा है 1.5, लॉन्ग रन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न में भी देखना है 16.5%, कैलकुलेटेड EVA। तो लॉन्ग रन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट EVA, देखो अपन ने इतना सब पढ़ा, अब EVA कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले अब हमारा फ्रेंडशिप एंड विथ इसके साथ तो दोस्ती टूट गई है पूरी की पूरी। ये कैलकुलेट करेंगे भैया, नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नो पैट, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को और खोल लो, WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब WACC तो कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। और सबसे पहले इसके पहले चलो नो पैट ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर आप नो पैट कैलकुलेट करोगे तो आपको पैट दिख गया 100 लाख, चलो माइनस करो, ठीक है। पैट देके रखा है ना, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है, तो सब कुछ तो माइनस है, इंटरेस्ट भी माइनस है, टैक्स भी माइनस है। अरे भाई इंटरेस्ट भी माइनस किया, 1 माइनस T करो, चलो 1 माइनस T करेंगे, तो 1 माइनस T करा, ठीक है। तो इंटरेस्ट को जो है हम एड बैक करेंगे। इंटरेस्ट कितना है? 12% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो 12% प्रेफरेंस शेयर है, 250 लागे, तो ठीक है 100 लाख है इधर हमारा पैट पे। चलो पहले प्रेफरेंस शेयर का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 12% प्रेफरेंस शेयर, 250 का 12% 30, ठीक है। पर ये तो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, इसको अपन लेते हैं। पहले अपन इंटरेस्ट वाला पोर्शन देख लेते हैं कि इंटरेस्ट को 1 माइनस T तो ऐड करें, ये तो डिविडेंड है, ठीक है। तो 10% डिबेंचर है, 500 लाख का 10%, ठीक है। और इंटू 1 माइनस T मतलब कि इंटू करेंगे 0.60 से, ये हो गया हमारा 30। चलो 30 ऐड करो, फिर आती बात 30 हमने ऐड करा। फिर टर्म लोन जाता है 450 का 10%, ठीक है। तो 45 है, तो 45 को हम 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 27, ठीक है।
पर देखो इधर जो मैंने बोला पैट है 100 लाख और कॉमा पे रुक गया, पर अगर आप पूरा पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, पैट ऑफ 100 लाख आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड। देखो खेल गया ना, इक्विटी डिविडेंड को अप्रोप्रिएट करने के बाद पैट आया, मतलब इक्विटी डिविडेंड को अप्रोप्रिएट करने के बाद पैट आया, भैया ऐसा क्यों? मतलब सिंपल सी बात है, इन्होंने पैट 100 लेकर आए आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग आफ्टर देना इक्विटी डिविडेंड 20% दे रहे हैं, उसके बाद 100 लाख बता रहे भैया इक्विटी डिविडेंड ऐड करो ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल अनडिस्ट्रीब्यूटेबल दोनों प्रॉफिट है, इसमें अप्रोप्रिएट करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो चलो तुमने अप्रोप्रिएट करके रखा है, मतलब कि तुमने 20% किसी को दे के रखा है इक्विटी को, चलो ऐड करो। ठीक है, तो 20% 800 लाख का 20% कितना है 160। तो अच्छा भला मेरा 100 लाख था, हमारा 30% हमने जो इंटरेस्ट का ऐड किया 27 ऐड करा, इक्विटी डिविडेंड है तो इक्विटी का 160 हमने ऐड करा तो 317 आया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है, ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो 250, तो 250 का हमने करा 12%, ये 30 आया, तो 317 में से 30 हमने ऐड करा तो 347। सिंपल सी बात है ना, अगर पैड आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड है तो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, बचा हुआ जो हमारे पास पैसे आए हमने इक्विटी डिविडेंड माइनस किया, तो फिर सभी ऐड करो। तो इसमें जो है हमको जो लिखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर इसको ये वाली टर्म को लिखना पड़ेगा कि पैड 100 लाख आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड, आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड, तो उस केस में जो है 100 लाख में हमको सभी ऐड करना पड़ जाएगा। पर हाँ ये है कि इस पर टैक्स इफेक्ट मत दे देना, क्योंकि ये तो टैक्स कटने के बाद ही होता है जो होता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमने इधर भी लिख लिया है कि अगर पैट 100 लाख का है आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इक्विटी डिविडेंड 20%, तो मानो प्रेफरेंस डिविडेंड भी रिड्यूस हुआ होगा। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी रिड्यूस हुआ है तो सबसे पहले इक्विटी डिविडेंड को ऐड करो, प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड करो, इंटरेस्ट 1 - 3 को ऐड करो और प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और इनकम, इसका भी ट्रीटमेंट दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नोपेट आया था वो 347 आया था। अब नोपेट हमारा, सिंस नोपेट हमारा आया है वैल्यूज़ में, ठीक है, हमारा नोपेट आया है फिगर्स में, तो सिंपल सी बात है हम फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, नोपेट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नोपेट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें सबसे पहले WACC निकालना पड़ेगा। ठीक है, और WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो WACC तो हमको दे के रखा है ना, WACC हमको दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, तो WACC हम निकालते हैं। तो इक्विटी है हमारे पास, प्रेफरेंस है हमारे पास, डेप्ट है। इक्विटी की वैल्यू हम देखें तो 800 है, ठीक है, और प्रेफरेंस की देखें हम तो 250 है, और डेप्ट की वैल्यू देखें तो 500 और 450 950 करके है। ठीक है, तो अब बेटर है कि डेप्ट में भी इक्विटी, प्रेफरेंस, डेप्ट में भी मैं 10% डिबेंचर और टर्म लोन कर देते हैं। अब जो एक्सपेंडिचर है तो 800 लाख का तो 800 लाख है, 250, 500 और 450। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में एक दूसरे का आप प्रपोर्शन ही देख लो। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो आप प्रपोर्शन देख लो ना, टोटल हमारा कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल कैपिटल कितनी है, कैपिटल है हमारे 800 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 450, आया हमारा 2000। 2000 में 800 मतलब कितना पोर्शन है 0.4, 250 कितना पोर्शन है 0.125, 500 मतलब कितना 0.25, 450 कितना 0.225। अब सिंपल सी बात है, इक्विटी हमने के ही निकाल लिया। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड 12% दे के रखा है, 10% डिबेंचर दे के रखा है, 10% टर्म लोन दे के रखा है। अब बात करो तो इधर जो आ रहा है ये 10% है, इसमें तो टैक्स इफेक्ट भी चले जाएगा, तो 1 - T है, इंटरेस्ट 1 - T, ये आ गया 6%। ठीक है, ये आ गया 6, तो 6 इधर है हमारे डेप्ट में। ठीक है, और इक्विटी और प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो इक्विटी का जो 20% है, पर इक्विटी का 20% डिविडेंड है। अब ये याद रखो WACC करते समय कि डिविडेंड दैट डजेंट मीन कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो, सी डिविडेंड डजेंट मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट इधर से 6.5 आपका 6.5 अगर ट्रेजरी है, ठीक है, लॉन्ग रन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है तो 16.5 माइनस 6.5 मल्टीप्लाई किया 1.5, ठीक है, 15 प्लस 6.5 21.5 इक्विटी बीट आ रहा है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 21.5 इक्विटी बीट आ रहा है। ठीक है, तो 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर्मूला अप्रोच किए तो 21.5 इक्विटी बीट आ रहा है, प्रेफरेंस 12% ही आएगा, कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है, और 6 ये आ रहा है हमारा डेप्ट का। तो समझो डिविडेंड दे रहे दैट डजंट मीन कॉस्ट ऑफ
कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम बोल सकते हैं डिविडेंड दैट डजंट मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो इधर क्या बात आ रही है कि डिविडेंड 20% इज़ नॉट के। आप डिविडेंड जो 20% पे कर रहे हो वो के ही नहीं है, हमको के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यही जो है के डी हमको 1 - t करना पड़ेगा, पर के के लिए मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हमको ये 1 - t करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड पे जो है हमारा जो इंटरेस्ट है, डिवेंचर इंटरेस्ट पे, उस पर टैक्स बेनिफिट रहता है, बचे हुए पे नहीं रहता, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है, वर्किंग कैपिटल WACC हमको पता है कितना परसेंटेज है, बस NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो NOPAT आता है हमारा, तो NOPAT हमने कैलकुलेट करके रखा था ना, तो NOPAT तो हमने फॉर्मूले से भी करके रखा था ना, ठीक है। फॉर्मूला इन द सेंस कि जो हमारा स्ट्रक्चर उससे हमने कैलकुलेट करके रखा था। ये जो है ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया, हमको सिर्फ इसको यूज़ करना है जस्ट टू चेक फिगर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी ओवर किया। सी, अब अपन ने जब इतना सब पढ़ लिया है तो एक बार थोड़ा सा अपन अब नोट्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमने जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है उसमें हमने ट्रेडमार्क समझा, और जो है फालतू का जो ये सब था इंपॉर्टेंट तो यही था। अभी तक ये वाला फॉर्मूला आया नहीं हमारे पास, वैसे देखा जाए अभी तक ये वाला फॉर्मूला नहीं आया है, ठीक है। NOPAT माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमने वो देखा। और कैपिटल एम्प्लॉयड है, ईजी था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE से मल्टीप्लाई करो, NOPAT आ जाएगा, WACC से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। NOPAT हमने समझा, और कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने समझा कि डेप्ट और इक्विटी आता है, तो डेप्ट आ जाता है, इक्विटी आता है, इक्विटी इंक्लूड रिजर्व एंड सरप्लस, और जो है हमारा एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, करंट लायबिलिटी माइनस करो, तो ऐसा भी कैपिटल आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बीटा के बारे में पढ़ा था हमने, गियर्ड बीटा और अनगियर्ड बीटा और गियर्ड बीटा। मार्केट बीटा तो 1 रहता है, बीटा हमारा वॉलेटिलिटी को शो करता है, ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा बीटा है, ठीक है। और अब बात आती है कि इसमें अनगियर्ड बीटा क्या होता है, तो अनगियर्ड बीटा में से सबसे पहले इंडस्ट्री बीटा आता है, ठीक है। इंडस्ट्री बीटा से आता है अनगियर्ड बीटा, अनगियर्ड बीटा से आता है गियर्ड बीटा, ठीक है। तो इंडस्ट्री बीटा, तो एक चीज़ तो ये है, डिवाइड करना पड़ता है 1 + 1 - t, ठीक है। तो 1 + 1 - t से डिवाइड करना पड़ता है, और बस वही है कि अनगियर्ड बीटा है तो इंडस्ट्री का डी, और जो गियर्ड बीटा है तो इधर हमको जो माइनस करना पड़ता है वो है डी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, और ये इंडस्ट्री का डेप्ट इक्विटी रेशियो है, ठीक है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो गुड एग्जाम्पल्स अब हम लेंगे। अब यूनिट 3 पहले मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। मार्केट वैल्यू एडेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर। इन शॉर्ट, इट इज डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर। ओके, कैपिटल जितना इन्वेस्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है। करंट मार्केट वैल्यू का मतलब यह है कि फ्यूचर EVA का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये MVA आ गया। तो MV क्या है, फ्यूचर EVA का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस जो है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म, ठीक है। अब EVA क्या होता है, EVA क्या होता है, EVA में हम क्या करते हैं, NOPAT में से WACC इंटू NOPAT माइनस WACC इंटू कॉस्ट ऑफ WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये लेते हैं, ओके। तो इधर अब क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारा EVA क्या होता है, EVA में हमारा यही होता है ना कि NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कि हमने जितनी अर्निंग करी है उस अर्निंग में से जितना हमारा कॉस्ट है वो डिफरेंस, ठीक है, वो डिफरेंस हमारा करंट है। तो EVA बहुत ही शॉर्ट टर्म हो जाता है, करंट का बताता है वो। पर अगर फ्यूचर EVA से इतने सारे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो उसकी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो इधर फ्यूचर फॉर्मूला अगर हम देखें मार्केट वैल्यू एडेड, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म, ठीक है। तो या तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ फर्म, ठीक है, या तो एक तरीके से EVA कैलकुलेट करो। आपने मार्केट वैल्यू पता कर लिया, उसमें से मैं अभी जो बोला ना कि फ्यूचर EVA का हम डिस्काउंट करेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं है ये, जो है ये, हाँ, ये मार्केट वैल्यू एडेड है, ये मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है, ये एडेड, ठीक है, ये एडेड समझो, ये डिफरेंस, ये एडेड की बात कर रहा है। मार्केट वैल्यू में से अमाउंट इन्वेस्टेड ये माइनस करो तो एडेड वाला डिफरेंस वाला अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि एडेड वाली बात करी है, डिफरेंस की ही बात करेगा। देयर इज नो मार्केट वैल्यू इन केस रिजर्व स्टैट्यूटरी फंड, तो इन केस ऑफ रिजर्व स्टैट्यूटरी फंड, तो रिजर्व और स्टैट्यूटरी फंड में कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो कल को जब हम आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको इक्विटी में चलो मिल गया कहीं मार्केट वैल्यू, डेप्ट जो भी है मार्केट वैल्यू मिल गया, पर जो रिजर्व स्टैट्यूटरी फंड है मार्केट वैल्यू नहीं रहता। हैंस इट विल बी ऑलवेज बी
ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड। ओके, इस पे जो इसमें कोई मार्केट वैल्यू नहीं रहता, तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड में ही रहता है, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड में इसका रोल रहता है, मार्केट वैल्यू में रिजर्व को मत ले लेना, क्योंकि रिजर्व स्टैट्यूटरी फंड के मार्केट वैल्यू नहीं रहता है। डिफरेंस बिटवीन एमबीए और ईवीए, तो बोथ गोज इन सेम डायरेक्शन, बट एमबीए कंसिडर मार्केट फैक्टर बिकम हैंस वॉलेटाइल। तो एमबीए कंसिडर करता है मार्केट फैक्टर, तो हैंस वो वॉलेटाइल है। ईवीए रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ ईयर, एमबीए होल लाइफ का करता है। फॉर्मूला डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। कीप इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग बीटा चूज द हाईएस्ट पास्ट बीटा। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बीटा को, तो चूज द हाईएस्ट पास्ट बीटा। वाइल कैलकुलेटिंग वेट्स वाइल कैलकुलेटिंग WACC, डोंट कंसिडर कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सी समझो, NOPAT माइनस WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यही करते हैं, ठीक है। तो जब हम WACC कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट होता है, उसको ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे मत कैलकुलेट कर लेना। तो डोंट कंसिडर कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं WACC ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये करा हमने जो है थोड़ा सा नोट्स को अपडेट। NOPAT में से WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग है, WACC कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है। WACC कैलकुलेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं। तो इधर WACC जो है वो कैलकुलेट होता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और WACC अप्लाई होता है ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे अप्लाई होता है और कैलकुलेट होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैलकुलेशन करें तब कैपिटल एम्प्लॉयड लो, और जब अप्लाई करें तब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लो। तो इस तरीके से जो है हमारा कैलकुलेशन है, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है बची हुई चीज़ें पढ़ी। अब फिनेंशियल लेवरेज, ठीक है, CAPM मॉडल और इक्विटी कवर ऑल्सो कवर रिजर्व प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये इक्विटी कैपिटल में कवर होता है। ओके, तो सब अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31/3 सप्लाइड टू यू बाय फॉक्स लिमिटेड। पैट है 205.90, हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हमको भूलना नहीं है, ठीक है। पैट में जो है इंटरेस्ट 4.85, ठीक है, ये देख रखा है। और इक्विटी शेयर कैपिटल सरप्लस, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल सरप्लस देख रखा है, पूरा शेयर होल्डर फंड देख रखा है, ठीक है। और ठीक है, ये देख रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स देख रखे हैं, ठीक है। टोटल लॉन्ग टर्म फंड भी देख के रख दिया, ठीक है। तो टोटल लॉन्ग टर्म फंड में इन्होंने सभी दे दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रखा है इन्होंने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रखी है, रिस्क फ्री रेट और लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट 25% है, बीटा फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। चलो, यूजिंग द अबाउट डेटा यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमने पढ़ा था NOPAT में से माइनस करना है WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। NOPAT के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही पैट और इंटरेस्ट का 1 - T ऐड करना है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम का कुछ हो तो वो देख लेंगे, तो ठीक है। और पैट में भी देखो, अगर आफ्टर इक्विटी डिविडेंड था इसलिए हमने डिविडेंड ऐड करा, यू अदरवाइज हम डिविडेंड ऐड नहीं करते। 205.90 था, इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट 4.85 था। अब इफेक्टिव टैक्स रेट है 25%। सिंपल सी बात है कि 205.9 है, इंटरेस्ट 4.85 है, 4.85 का 75%, तो हमारा 363.962, ठीक है। तो 363 समझते क्या बोल रहे हैं इधर, तो ये आ रहा है हमारा। अच्छा ओके, तो यही था 4.85, 1 सेकेंड, 4.85 इंटू 0.75, 3.6375, ओके ठीक है। 3.6375 प्लस 205.90 हमारा जो आया 998.175, ओके 1 सेकेंड, 205.90 प्लस 1 सेकेंड, 4.85 इंटू 0.75 करा 3.6375 आया, एम प्लस करा 205.90 आया, एम प्लस करा ओके 209.5375 मतलब 209.54, दो डेसिमल तक है, ठीक है। चलो ओके, तो ये हमारा आया, पैट आ गया, ठीक है, NOPAT आ गया। WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं। अब WACC है तो ठीक है, WACC है तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड देख रखा है 740, अच्छा ठीक है।
लोन दे के रखा है 37, अच्छा ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फंड है, ठीक। और इसमें जो है इंटरेस्ट की बात तो कहीं करी नहीं, ओके। अब तो इंटरेस्ट का तो वैल्यू देके रखी ना, 4.85, ठीक है। सबसे पहले तो शेयर होल्डर फंड देके रखा है 740 और 37 ये देके रखा है, तो 740 डिवाइड बाय 777 करता हूँ, तो 740 डिवाइड बाय 777, 0.952, ठीक है, 0.95 ले लेते हैं और 0.05 ले लेते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं, रिस्क फ्री रेट है, मार्केट रेट है। अच्छा, क्वेश्चन में मोर देन वन बीटास दे के रखे, देन चूज हायर बीटा, तो मोर देन वन पास्ट बीटा दे के रखे ना, तो मोर देन वन पास्ट बीटा दे के रखे, देन चूज हायर पास्ट बीटा, ठीक है। इसको हम अमेंड कर लेते हैं, इसमें बीटा दे के रखा है, पास्ट बीटा लिख लेता हूँ, ओके। तो ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड 0.952 और लोन 0.048 आया, ठीक है। अब कैलकुलेट करें अगर हम बीटा, ठीक है, तो हम अगर के ही कैलकुलेट करें, क्योंकि 0.952 है हमारा, के ही कैलकुलेट करते हैं, तो 15.5 माइनस 12, 15.5 माइनस 12, ठीक है, तो 3.5 आया, 3.5 इंटू 1.1 प्लस 12, तो ये हमारा आया 15.85, ठीक है। तो 15.85 हमारा के ही आ गया, ठीक है। चलो 15.85 हमारा आया के ही, 15.85। के डी की बात करें तो इंटरेस्ट तो जो है 4.85, ठीक है, वो तो इंटरेस्ट है ही, 4.85 है इंटरेस्ट, डिवाइड बाय जो है हमारा 4.85 डिवाइड बाय हमारा कितना है हमारा लोन है हमारा 37, तो 13.1081 आता है, ठीक है। तो 13.11 जो भी है, इंटू हम करेंगे 0.75, तो 0.983 मतलब 9.83% आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि 9.83%, राइट, 9.83% किस तरीके से, क्योंकि 3.64 उन्होंने 3.64 ही ले लिया, जबकि 4.85 लेकर हमने जो है 37 से कैलकुलेट करके इसको 1 - टी करा, 9.83% आया। तो अब हमारा जो है हम निकाल सकते हैं हमारा WACC 15.85, तो 15.85 जो हमारा परसेंटेज है 0.952, तो 15.0892 आया, और 9.83 मल्टीप्लाई बाय 0.048। तो जिस तरीके से जो हमको कैलकुलेट करना है वो हम अगर कैलकुलेट करें तो आ रहा है हमारा 15.56%, जी 15.56% आया हमारा WACC। तो 15.56% हमारा WACC आया, जो हमारा तरीका था, जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। ये स्टेप भी इधर लिख लेते ताकि हमको समझ में आए कि जब हम WACC के नोट्स पढ़े तो हमको समझ में आए कि हाँ ये बेटर तरीका ऐसे कैलकुलेट करने का। ओके, सो हमारा जो WACC है, तो ये WACC की स्टेप हो गई कि हम रोड करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस विद एन अमाउंट, देन फिर हम उसको प्रपोर्शन करेंगे, ठीक है। प्रपोर्शन करके हमको जो भी लिखना है के ई इंटरेस्ट माइनस टी के पी, हम रिस्पेक्टिव रोज में वो एंटर करके हम क्यूमुलेटिव जो है हमारा निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने, तो हमारे पास WACC आ जाता है। WACC के बाद हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो पूरा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है हमको। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड A1 से, तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया हमने NOPAT कैलकुलेट किया, ठीक है। NOPAT करके हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म जो आया 777 आया, तो इस तरीके से हमारा NOPAT आया, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2892 का कोई समझ में नहीं आया कि 2892 क्यों है, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा NOPAT में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, ठीक है, और आपका जो है EV आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बीटा लेना है तो हाईएस्ट बीटा लेना है इस तरीके से, और NOPAT आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, पैट प्लस इंटरेस्ट 1 - टी हमको जो करना है वो तो हमने कर ही लिया है। अब रही बात है तो हम जो है कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट कौन सा, मार्केट वैल्यू एडेड की क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो हमारा मार्केट वैल्यू एडेड आया। मार्केट वैल्यू एडेड में क्या है, एडेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एडेड, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्म, तो आया हमारा मार्केट वैल्यू एडेड। और मार्केट वैल्यू एडेड तो ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्म, तो ये हो गया हमारा। और या तो हमारा फ्यूचर जो EVS है उसका EVS का ही हम जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 28, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आया है हमारा, ठीक है। करते हैं इसको कैलकुलेट कि मार्केट वैल्यू कैसे क्या निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार हम कंसेप्ट का अगर रिविजिट करें तो यही है हमारा फ्यूचर वैल्यू। इसमें कुछ समझने की बात यह है कि हमें मार्केट फैक्टर लेना पड़ता है, ठीक है,
और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमको पता है पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है डिवाइड बाय पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ हमको बस ये देखना है कि जो है हमारा बीटा में हाईएस्ट पास बीटा और ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और जो है हमारा जब हम WACC से कैलकुलेट करें तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड देना है, वो एक याद रखना है, ठीक है, ओके। और स्टैट्यूटरी फंड और इनका मार्केट वैल्यू नहीं देता, ये अमाउंट इन्वेस्टेड में ही आते हैं, ओके। तो हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर देख रखा है हमारा, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर देख रखा है बाकायदा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ W लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, रिजर्व, स्टैट्यूटरी फंड, ओके, ठीक है। यहाँ से वो डिराइव हुआ है और यहाँ से वो नोट्स में लिखा गया है। स्टैट्यूटरी फंड इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑर्डिनरी शेयर, स्टैट्यूटरी फंड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स आर कोटेड एट प्रीमियम ऑफ 500%, तो 100 है और कोटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 500%, तो 500 का प्रीमियम है और ठीक है, प्रीमियम ऑफ 500%, तो 500% का प्रीमियम है, तो 500 का प्रीमियम है। और प्रेफरेंस शेयर 30 पर शेयर है, मतलब समझ रहे हो, मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबकी मार्केट वैल्यू, डिबेंचर एट पार वैल्यू, डिबेंचर पार पे देके रखा है, ठीक है। रिजर्व और स्टैट्यूटरी फंड की तो कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं, तो ऐसा करते हैं, तो पहले सबकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमको कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू एडेड। तो इधर जो है हमारा यू आर रिक्वायर्ड टू एसेट इन द मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है, हमको मार्केट वैल्यू एडेड निकालना है। ऑल्सो गिव योर असेसमेंट ऑन द मार्केट वैल्यू एडेड एज कैलकुलेटेड बाई यू, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू एडेड निकालना है तो सिंपल सी बात है, मार्केट वैल्यू निकाल के अमाउंट इन्वेस्टेड हम निकाल लो, ये बेटर तरीका है। ये EVA निकाल के, क्योंकि वो फ्यूचर ईयर्स के EVA होते तो उसके प्रेजेंट वैल्यू हम कर लेते हैं। खैर, तो अगर हम अमाउंट इन्वेस्टेड देखें तो अमाउंट इन्वेस्टेड में तो वही इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा, स्टैट्यूटरी फंड आ जाएगा। पर यही चीज़ जो है हम जब मार्केट वैल्यू एडेड निकालेंगे तो 100, तो ये इक्विटी शेयर, ठीक है, 100 फुल्ली पेड है और 5 लाख है। तो अब 505 लाख डिवाइड बाय 100 बात करें तो 5.05, तो अगर हम बात करें तो 5.05 लाख सारा है, ठीक है। 5.05 लाख हमारे शेयर है, 100 का 500%, तो 500 प्रीमियम है, तो 505, ठीक है। तो या तो ऐसा करो 5.05 इंटू 600 कर दो, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 505 का प्लस 600% कर दो, क्या सॉरी 505 का प्लस 500% कर दो, तो भी 30 आ जाएगा, ठीक है। ये 30 हमने इसकी मार्केट वैल्यू निकाली। प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर बाकायदा जो देके रखा है 30 पर शेयर देके रखा है, तो 15 लाख है, 15 लाख का 30 प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो ठीक है, ये सिक्योर डिबेंचर, अब सिक्योर डिबेंचर हमारा 5 लाख है। दिस डिबेंचर आर इन नंबर्स, तो सिक्योर डिबेंचर 5 लाख, 12% सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹10 इज 5 लाख। ये 5 लाख रुपये कुछ दे के रखा है क्या, सिंबल दे के रखा है, रुपये नहीं दे के रखा है। तो डिबेंचर है, डिबेंचर पार पे ही है, लो पार पे ही, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर 150 है, ठीक है, तो 15 है, 15 इंटू हमने किया 30, ठीक है, 450 ये सब कर लिया हमने, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मार्केट वैल्यू में से हमने जो है अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस कर दिया, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व माइनस किया हमने, स्टैट्यूटरी रिजर्व 50.50 लिया हमने, रिजर्व नहीं लिया, रिजर्व भी लिया, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया, रिजर्व लिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी लिया, तो मार्केट वैल्यू एडेड आ गया। अभी जो मार्केट वैल्यू एडेड है ये क्या शो कर रहा है, तो मार्केट वैल्यू एडेड इम्प्लाई ये करता है कि जो मार्केट वैल्यू एडेड है कि फर्म की वैल्यू है, ठीक है। The significant market value addition implies that management of W Limited has created wealth for its shareholder and the market investor are willing to pay price greater than the historical net worth of the company. तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि करंट मार्केट वैल्यू ये है और जो है आपने अमाउंट इन्वेस्ट इतना करा था, तो अब ये जो मार्केट वैल्यू एडिशन है इम्प्लाई कर रहा है कि मैनेजमेंट ने क्रिएट करी है वेल्थ शेयर होल्डर के लिए और मार्केट इन्वेस्टर जो है वो आपको ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है, विलिंग टू पे प्राइस ग्रेटर देन द हिस्टोरिकल नेटवर्थ, क्योंकि आपने वेल्थ क्रिएट करके दी है, ठीक है। इससे जो मार्केट इन्वेस्टर है आर विलिंग टू पे अ प्राइस ग्रेटर देन द हिस्टोरिकल नेटवर्थ, तो ये विलिंग है, ये खुद से ही जो है प्राइस ज़्यादा करके, ठीक है, ये खुद से ही आपको ज़्यादा प्राइस पे करने का विल रखते हैं, ठीक है। ये खुद की ही इच्छा है कि चलो इनको पे करो, ठीक है, हमको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो मार्केट इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे प्राइस ग्रेटर देन द हिस्टोरिकल नेटवर्थ।